ब्लड के बारे में और कहा था कि ब्लड के चार मुख्य सिनोनिम्स होते हैं, चार मेन सिनोनिम्स होते हैं। उसमें से हमने बताया था कि अगर कहा जाए कि फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू तो उसका भी मतलब होता है ब्लड। हमने कहा था अगर आपको कहीं भी मिले कि फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्या है तो हमने कहा था उसका मतलब होता है ब्लड। अगर आपको कहीं भी मिले फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्या होता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है ब्लड। अगर कहीं भी मिले फ्लूइड ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं तो इसका भी मतलब होता है ब्लड। पिछले क्लास में हमने यहां तक चर्चा की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मा वर्सेस सीरम। प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर है ये देखेंगे, और प्लाज्मा और सीरम में क्या समानता है इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखो प्लाज्मा किसको बोलते हैं और सीरम किसको बोलते हैं। इन दोनों में समानता भी है यानी सिमिलरिटीज भी है एंड डिफरेंसेस भी है। सबसे पहले दो चीज इसमें देखा जाता है, अगर वर्सेस बनाम है कि भाई प्लाज्मा वर्सेस सीरम क्या है, तो इसमें दो चीज दिखा जाएगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज और दूसरा देखा जाएगा डिफरेंसेस, दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है, और इसका कंपैरिजन ही बताएगा प्लाज्मा और सीरम क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई सिमिलरिटीज की। प्लाज्मा और सीरम में सिमिलरिटीज क्या है, क्या क्या मतलब बोला जाए कि क्या समानता है ये चीज। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमिलरिटीज के बारे में। देखो एक साइड हम क्या लिखते हैं, एक साइड लिखते हैं सीरम और दूसरे साइड लिखते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें सिमिलरिटीज देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए या सीरम हो या प्लाज्मा हो, दोनों फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड है। क्या है, सीरम भी और प्लाज्मा भी दोनों क्या है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये भी क्या होता है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। दोनों सेम चीज होता है, अंतर हम देखेंगे कहां कहां होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि भाई ये प्लाज्मा और सीरम वॉल्यूम में कितने होते हैं, वॉल्यूम। अगर मैं बोलूं कि दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, अगर जितना वॉल्यूम प्लाज्मा का होता है उतना ही वॉल्यूम सीरम का होता है ब्लड में। प्लाज्मा और सीरम दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों का वॉल्यूम अगर मैं बोलूं बराबर होता है, दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर नेक्स्ट बात करूं कि प्लाज्मा और सीरम का मतलब, अगर मैं बोलूं कि ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है और सीरम कितना परसेंट होता है, तो परसेंटेज की बात करूं कि भाई 55% यानी 55% ऑफ टोटल ब्लड, किसका, टोटल ब्लड का 55% होता है। सीरम भी क्या होता है, टोटल ब्लड का 55% होता है, यानी 55% ऑफ टोटल ब्लड क्या होता है, 55% ऑफ टोटल ब्लड। ये आपको सिमिलरिटीज दिख रही है। क्लियर है, आपको बातें समझ में आ रही होगी। ये दोनों मतलब बराबर, क्या क्या जो है समानता है, सिमिलरिटी है, एक जैसा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई कलर के बारे में, इन दोनों का कलर क्या होता है, तो कलर भी सेम होता है। कलर की बात करें तो क्लियर स्ट्रॉ बोलते हैं, क्लियर स्ट्रॉ, दोनों का कलर लगभग सेम होता है, ये भी क्लियर स्ट्रॉ ही होता है। क्लियर स्ट्रॉ मतलब साफ और स्ट्रॉ कलर का होता है। क्लियर स्ट्रॉ का मतलब होता है, मतलब हल्का पीला, पीला तो नहीं कह सकते, बहुत हल्का पीला होता है, उसी को स्ट्रॉ बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कलर हो गया। कंपोजिशन अगर देख लिया जाए कि भाई ब्लड, प्लाज्मा और सीरम का कंपोजिशन क्या है, तो मतलब सीरम और प्लाज्मा दोनों में सेम कंपोजिशन पाए जाते हैं ब्लड के। ठीक है, तो आप जब भी देखिएगा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा और कंपोजिशन ऑफ सीरम। अगर मैं बात करता हूं कंपोजिशन ऑफ सीरम के बारे में, कंपोजिशन ऑफ सीरम और कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा।
लगभग लगभग जो क्या होता है, सेम होता है। क्या, जैसे मैं बताऊं, इसमें भी सॉलिड लिक्विड गैस में बांट देते हैं। सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेज है। क्या है, गैसेज है। इसमें भी सेम गैसेज होते हैं। जैसे गैस की बात करूं तो अगर आपको यहां भी देखा जाए कंपोजिशन सीरम का, तो इसमें भी सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं। क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों चीज पाए जाते हैं। ठीक है। अब सॉलिड की परसेंटेज मात्रा क्या है, लिक्विड की परसेंटेज मात्रा क्या है और गैस की परसेंटेज मात्रा क्या है, तो हमने आपको बताया था कि भाई सबसे ज्यादा तो इसमें लिक्विड के रूप में वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाटर। अगर यहां भी बात करें तो लिक्विड के रूप में वाटर। वाटर की परसेंटेज मात्रा क्या होती है, तो वाटर की परसेंटेज मात्रा जब आप देखोगे तो 90 से लेकर 92%। यहां भी वही होता है, 90 से लेकर 92%। ठीक है। गैस कौन कौन से होते हैं, तो गैस में आप देखोगे CO2, O2 एंड N2 होता है, यानी नाइट्रोजन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि भाई यहां भी गैस में सेम चीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहां भी पाए जाते हैं। अब सॉलिड में बात करते हैं, तो सॉलिड में अगर मैं बोलूं ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेम होते हैं, यहां भी सेम होता है। तो सिमिलरिटीज हमको लगता है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पाया जाता है। तो लगभग लगभग जो है कंपोजिशन में सिमिलरिटीज होती है, वॉल्यूम में सिमिलरिटीज होती है, उसके साथ साथ जो है कलर में सिमिलरिटीज होती है, और उसके अलावा जो है आपने देखा कि हमने कहा कि दोनों फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड है। तो सिमिलरिटी, आखिर डिफरेंसेस क्या होता है, तो डिफरेंसेस होता है इसी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सेम रहता है। ऑर्गेनिक जो मैटर सॉलिड में रहता है, सीरम और प्लाज्मा दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। उसमें से कुछ किस पार्ट में अंतर होता है, तो आगे हम बात करते हैं कि किस पार्ट में अंतर होता है। अब डिफरेंसेस देखने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, कि भाई अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं, और कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सिमिलरिटीज जब समझिएगा तो डिफरेंसेस भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने कहा कि भाई डिफरेंसेस की बात करते हैं। यहां फिर मैं लिख देना चाहता हूं कि एक साइड सीरम लिख लो और एक साइड प्लाज्मा लिख लो, और दोनों को कंपेयर करके पढ़ो। क्या है, सीरम और प्लाज्मा। क्लियर, दोनों साइड हम लिख चुके हैं। अब बात करते हैं भाई प्लाज्मा और सीरम में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। जब भी आप डिफरेंसेस आओगे तो भाई सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि जब आप देखोगे भाई कंपोजिशन, तो कंपोजिशन में एक हमने बताया कि ऑर्गेनिक मतलब सॉलिड को हमने फिर बांटा कि भाई सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक से बना हुआ है सॉलिड। ठीक है। उसके बाद हमने इसी में कहा था कि भाई लिक्विड पार्ट है, तो लिक्विड पार्ट में हमने कहा था कि वाटर है, और यहां हमने गैस के बारे में बताया था कि गैसियस पार्ट है। ठीक है। तो गैस में लगभग लगभग सेम है। यहां भी अगर हम बात करें तो यहां भी लगभग आप देखिएगा तो गैस सेम होता है, उसके बाद लिक्विड है, और यहां सॉलिड पार्ट को फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बांट दिया गया है। इसमें सॉलिड को ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बांटा गया है। इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं अंतर कहां होता है, तो ऑर्गेनिक में ही एक कंपोनेंट होता है
जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बोलते हैं बाबू? प्लाज्मा प्रोटीन। देखो तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है ऑर्गेनिक का एक कंपोनेंट है, और प्लाज्मा प्रोटीन में भी 4 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन जो है इसमें पाए जाते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं तो एल्बुमिन, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है? एल्बुमिन। दूसरी मैं बात करता हूं कि दूसरा है ग्लोबुलिन। क्या है बाबू? ग्लोबुलिन। ये 2 क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। तीसरा भी प्लाज्मा प्रोटीन जो है हमने कहा फाइब्रिनोजेन। चौथा प्लाज्मा प्रोटीन जो है आपके पास प्रोथ्रोम्बिन। ये 4 प्लाज्मा प्रोटीन जो है प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम इसी को ऑर्गेनिक में हम देखें और प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बात करते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन सीरम के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, यहां थोड़ा आपको अंतर दिखेगा। क्या दिखेगा? यहां अंतर देखने को मिलेगा। देखो क्या अंतर देखने को मिलेगा, तो यहां अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि भाई एल्बुमिन, तो एल्बुमिन सीरम के अंदर भी पाया जाता है। एल्बुमिन सीरम के अंदर भी पाया जाता है और प्लाज्मा के अंदर भी पाया जाता है। इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं करता हूं ग्लोबुलिन के बारे में। तो ग्लोबुलिन भी सीरम के अंदर भी पाया जाता है और प्लाज्मा के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है। तीसरी बात करता हूं कि भाई फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन एक्चुअली प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है लेकिन सीरम के अंदर नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? आप जब कोगुलेशन होता है, जहां ड्यूरिंग कोगुलेशन यानी ब्लड थक्का जमने का काम होता है ड्यूरिंग कोगुलेशन, यानी कोगुलेशन के दौरान क्या होता है कि फाइब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रिनोजेन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फाइब्रिन में। क्लियर है? इसलिए ये फाइब्रिन पाया जाता है, फिब्रिनोजेन नहीं पाया जाता है। क्लियर है? यानी अगर मैं बोलूं कि सीरम के अंदर फाइब्रिन पाया जाता है, फिब्रिनोजेन नहीं पाया जाता है। इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, फिब्रिनोजेन ही कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। ये बात याद रखिएगा। तो यहां अंतर आपको देखने को मिल गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन में पाया जाता है, लेकिन फिर यहां प्रोथ्रोम्बिन जो है सीरम के अंदर नहीं पाया जाता है। क्या होता है? सीरम के अंदर नहीं पाया जाता है, या ये भी नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है इसका? ये भी कोगुलेशन के दौरान एक्चुअली, जब आप कोगुलेशन देखिएगा, कोगुलेशन में पढ़ाऊंगा, तो एक्चुअली प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन ड्यूरिंग कोगुलेशन क्या किस में कन्वर्ट होता है? थ्रोम्बिन में। ये बात आप लोगों को, तो अगर मैं बोलूं कि भाई सीरम के अंदर फाइब्रिन और थ्रोम्बिन पाया जाता है, उसकी जगह यानी फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नहीं पाया जाता है। ये बात आप लोगों ने जरूर समझा होगा। अब मैं आगे बात करता हूं। भाई आप लोग जो है अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर है? सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस दोनों आप लोग समझ गए होंगे कि अंतर क्या है और मतलब समानता क्या है, यानी सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं और भी बहुत सारे अंतर है, उसको मैं यहां क्लियर करता हूं कि भाई अभी डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटीज तो हमने देख चुके हैं। देखो एक और भी अंतर है सीरम और प्लाज्मा। प्लाज्मा और सीरम में और क्या अंतर है इसके बारे में हम जानते हैं। क्या अंतर है भाई? तो भाई अगर मैं बोलूं कि इसको किस चीज से प्राप्त किया जाता है, तो ओब्टेन्ड फ्रॉम एंटीकोगुलेटेड ब्लड। एंटीकोगुलेटेड ब्लड। अगर आपको प्लाज्मा चाहिए तो उसमें एंटीकोगुलेंट ब्लड में जरूर डाला जाता है, यानी जब शरीर से ब्लड को बाहर निकाला जाता है तो ब्लड थक्का जमने की कोशिश करता है।
तो उसको रोकने के लिए यानी प्रिवेंट करने के लिए, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए उसमें एंटी कोगुलेंट केमिकल डाला जाता है। तो आप एंटी कोगुलेटेड ब्लड से ही आप प्लाज्मा को प्राप्त कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं सीरम को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो मैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लॉटेड ब्लड, क्लॉटेड ब्लड, यानी अगर ब्लड क्लॉट भी कर गया है तो क्लॉटेड ब्लड से ही सीरम को प्राप्त किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं इसमें आगे करके कि भाई प्लाज्मा में और क्या है, तो प्लाज्मा के अंदर ऑल क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट रहता है। अगर मैं बात करूं कि इट हैज, इसके पास इट हैज ऑल क्लॉटिंग फैक्टर, क्या है, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं लगभग प्रेजेंट होते हैं इसमें, प्लाज्मा। अब क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। 13 क्लॉटिंग फैक्टर आपके प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सीरम में सभी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं। हमने देखा कि कोगुलेशन के दौरान ये फिब्रिनोजेन भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, तो लगभग सभी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर मैं बोलूं कि इट हैज नो क्लॉटिंग फैक्टर, क्या है, नो क्लॉटिंग फैक्टर, यानी क्लॉटिंग फैक्टर इसके पास नहीं होता है। ठीक है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर को छोड़ के अगर मैं बात करूं, यानी एक्सेप्ट डैश डैश अगर बात करूं, कुछ अपवाद में आ जाएंगे। ठीक है, कुछ अपवाद में होते हैं, एक्सेप्ट यानी क्लॉटिंग फैक्टर तो लगभग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ के एक दो ऐसे हैं जो पाए भी जाते हैं। क्लियर है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि भाई और क्या अंतर है प्लाज्मा और सीरम में, तो प्लाज्मा और सीरम में और अंतर भी है और बहुत सारे अंतर होते हैं, उसको मैं बता देना चाहता हूं कि और क्या अंतर होते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, अगर यहां मैं बोलूं कि भाई प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर होते हैं, तो इससे कुछ कोगुलेशन टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। यानी अगर मैं बोलूं कोगुलेशन टेस्ट परफॉर्म, यानी कोगुलेशन टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। लाइक कौन कौन से टेस्ट हैं, पीटी, एपीटीटी, ईटीसी, ये कोगुलेशन टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं। अगर मैं यहां लिखूं कि यहां इससे कोगुलेशन टेस्ट परफॉर्म नहीं हो सकते हैं, या अगर मैं बोलूं कि भाई डू नॉट यूज्ड, यहां लिख दो डू नॉट यूज्ड इन कोगुलेशन स्टडीज, यानी कोगुलेशन स्टडीज टेस्ट में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कोगुलेशन स्टडीज का टेस्ट पीटी और एपीटीटी जो टेस्ट होता है वो प्लाज्मा से ही होता है, एपीटीटी से आप नहीं देखिएगा कि उसका एक्चुअली प्लाज्मा से ही होता है, सीरम से नहीं होता है। तो ये डू नॉट यानी डोंट, इससे नहीं किया जा सकता है। एक और मस्ट इंपोर्टेंट जो है अंतर है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर आप देखिए ये है प्लाज्मा, अगर मैं एक बीकर लूं या एक ट्यूब लूं, ट्यूब के अंदर जब प्लाज्मा को सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, जब आप शरीर से ब्लड निकालोगे और ब्लड में एंटीकोगुलेंट मिक्स करोगे और एंटीकोगुलेंट मिक्स करने के बाद जब उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो क्या चीजें आपको दिखाई देंगी उसके बारे में बात करता हूं। देखो अगर मैं यहां तक ले लूं तो इसके नीचे जो है आपको सेल दिखाई देगा, ठीक है, ये क्या है, सेलुलर कंपोनेंट यहां आपको दिखाई देंगे। क्लियर, ये जो इलाका है आपको यहां ब्लड सेल देखने को मिलेगा, इसमें नो डाउट होना चाहिए ब्लड सेल। क्लियर, बीच में एक लेयर बन जाता है और बीच में इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ये लेयर जो है बफी कोट कहलाता है। क्या कहलाता है, बफी कोट। ये आप कब दिखाई देगा, जब जो है एंटीकोगुलेटेड ब्लड को जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे। ऊपर क्या दिखाई देगा, तो ऊपर आपको जो है ये ब्लैक ब्लैक डॉट से जो है प्लाज्मा दिखाई देगा। क्या है बाबू, ये प्लाज्मा है। लेकिन सीरम के बारे में हम देखते हैं, सीरम में क्या दिखाई देगा, ये तीनों चीज आपको नजर आएंगे, बफी कोट,
ब्लड, बफी कोट एंड प्लाज्मा, तीन चीज नजर आएंगे। ये लगभग जो है आपको मैं कंपोजिशन में बताया ही हूं, ये लगभग 44% के आसपास होता है। क्या है? 44% के आसपास। ये ब्लड सेल में रेड ब्लड सेल ही दिखाई देता है नीचे, और बफी कोट के अंदर प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट होते हैं, और प्लाज्मा के अंदर पूरा जो है फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। अगर मैं आपसे सीरम के बारे में बात करूं, तो सीरम के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो यहां ऐसा कोई बफी कोट दिखाई नहीं देता है। यहां अगर मैं बोलूं कि ऐसे क्लॉटेड ब्लड दिखाई देता है, और इसी में प्लाज्मा नजर आता है। क्लियर है? ये क्लॉटेड ब्लड है। अगर मैं बात करूं, क्लॉटेड पार्ट है, और दूसरा क्या है? फ्लूइड पार्ट, यानी सीरम आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा? सीरम। दो ही चीज दिखाई देता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं आपसे एक और चीज बात करता हूं, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम चलते हैं। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जब आपको मान लो प्लाज्मा वर्सेस सीरम, आपको प्लाज्मा प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला क्या है और सीरम प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला क्या है। अगर आपके पास टोटल ब्लड है, ब्लड मान लो ब्लड है, और ब्लड में से जो है ब्लड सेल, अगर ब्लड सेल माइनस कर देते हो, ब्लड सेल घटा देते हो, तो आपको यहां प्लाज्मा नजर आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अगर आप ब्लड में से, ध्यान से समझना, ब्लड में से आप प्लाज्मा अगर माइनस करते हो प्लाज्मा, तो आपको यहां ब्लड सेल देखने को मिलेगा। क्लियर है? ब्लड सेल। क्लियर है? ये दो चीज आपको समझ में आया? क्योंकि आपको पता है कि ब्लड सेल, हमने बताया था पिछले क्लास में, ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा मिलकर ही ब्लड का निर्माण करते हैं। ब्लड सेल और प्लाज्मा ही ब्लड बनाते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है? और ये लगभग 55% होता है और ये 45% होता है। ये बात तो हमने बताया है, ब्लड सेल और प्लाज्मा मिलकर ही ब्लड बना हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि ब्लड में से ब्लड सेल घटा देंगे तो प्लाज्मा निकल जाएगा, अगर ब्लड में से प्लाज्मा माइनस करेंगे तो ब्लड सेल निकलेगा। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अगर आपको सीरम प्राप्त करना है, तो प्लाज्मा में से हम क्या कराएंगे? फिब्रिनोजेन। हमने देखा था फिब्रिनोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों लगभग माइनस कर देंगे, ये दोनों जोड़ के प्लाज्मा में से माइनस कर देंगे, तो यहां लगभग यहां आपको सीरम प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरम प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बात आप लोग को समझ में आई होगी। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो,